मैसेज आया ग्रुप में? आ गया ना? आ गया। ये वाली लाइट आप कहाँ से ऑन करते हो? पीछे से कहाँ से? इस डोर के बाहर नहीं, के साथ में ये जो। अच्छा, मैं शाम को क्लास लेती हूँ ना, तो मुझे इसका स्विच मिलता ही नहीं है। 1 साल से नहीं, मैंने ढूंढा ही नहीं। सामने सामने दिख जाए तो ठीक है, उसके बाद ज्यादा मेहनत नहीं। लाइट ज्यादा होती है ना, तो वीडियो ज्यादा क्लियर बनती है इस पे। तो ये वाली साइड की कभी लाइट ऑन की नहीं मैंने। बायो इनऑर्गेनिक कर रहे थे। इसमें क्या था हमारा लास्ट टॉपिक, कल क्या डिस्कस किया था? फिनिश होने वाला है ना हमारा चैप्टर। सोडियम पोटेशियम पंप एक चीज रहती थी ना बस। आर्थराइटिस कर लिया था। आर्थराइटिस की मेडिसिन लिखी थी, ड्रग्स वगैरह जो उसमें यूज होते हैं, हो गए थे। ये ऑफलाइन सारे ऑनलाइन क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? करो, लिखो सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, लाइक यू नो, सो अल्कली मेटल्स और अल्कलिन अर्थ मेटल्स में 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉडी के अंदर एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। दिखाई थे कल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें लिखा था सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये 4 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय द बॉडी। ठीक है, उसमें से जो 2 हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है, उनका रोल क्या रहता है? सोडियम और पोटेशियम दे हैव देयर रोल इन नर्व इंपल्स कंडक्शन। मतलब हम अपना हैंड मूव कर सकते हैं, है ना, जब चाहे इस तरह से, है ना। वी कैन मूव आवर लेग्स व्हेन वी वांट टू वॉक, राइट। तो वो सारे क्या है हमारे पास? इनवॉलंटरी या वॉलंटरी एक्शंस, नॉट इनवॉलंटरी, वॉलंटरी व्हिच वी वांट टू डू। तो हमारा ब्रेन कमांड करता है, हम उस तरह से करते हैं। तो ब्रेन से क्या रिलीज होते हैं? सिग्नल्स रिलीज होते हैं जो कि मसल्स तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मसल्स में मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो जो सिग्नल है उसको नर्व इंपल्स बोला जाता है। ठीक है, और वो नर्व इंपल्स की कंडक्शन किस वजह से होती है? सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हमने ये नहीं पढ़ना कि वो ब्रेन से सिग्नल्स किस तरह से यहाँ तक पहुंचते हैं। वी हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि सोडियम और पोटेशियम के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए, जिसकी वजह से ही नर्व इंपल्सेस कंडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमें बेसिकली क्या समझना है? वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, समझ रहे हो? ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मींस चेंज और डिफरेंस, है ना। कि अगर हम ऐसे बोले कि दिस इज अ सेल, ठीक है, इसमें सेल के अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस, और यहाँ पे हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो, उसको बेसिकली हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे पास ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंट्रा मींस इनसाइड, सेल्युलर मींस सेल, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और जो यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होगा आउटसाइड द सेल, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, अब जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, सोडियम भी और पोटेशियम भी। ठीक है, और सेल के बाहर भी क्या प्रेजेंट है? सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। पर सेल के अंदर और सेल के बाहर देयर विल बी अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, व्हिच मींस देयर विल बी अ कंसंट्रेशन डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो क्या होता है जो इनसाइड हमारे पास क्या होता है? इनसाइड द सेल द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज लेस। ठीक है, एंड आउटसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज मोर। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे पास 0.5 मोलर है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास 0.005 मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, पोटेशियम की, अब यहाँ पे क्या है? सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर
ठीक है, अगर ये यहाँ पे लेट्स सपोज 0.003 मोलर है तो इनसाइड इट इज 0.3 मोलर। ठीक है, तो अब क्या है, आपने डिफ्यूजन का नाम सुना है, व्हाट इज डिफ्यूजन? हाँ, सोडियम बताओ, सोडियम की हमारे पास डिफ्यूजन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना। तो डिफ्यूजन क्या होती है? इट इज बेसिकली की मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर सोडियम की कंसेंट्रेशन कम है और बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो आयंस की मूवमेंट कैसी होगी? सोडियम विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वो चीज अपने आप होगी या हमें एक्स्ट्रा कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये चीज मूव करे? अपने आप हो जाएगी, है ना। जो डिफ्यूजन है, जो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, ऑब्वियसली जैसे जहां पे चीज ज्यादा है, अगर हम गैस की भी बात करें, अगर हमने उसे कंटेनर में बंद करके रखा हुआ है, जैसे आप कंटेनर खोलते हो वो सारी गैस बाहर आती है, क्योंकि अंदर पार्शियल प्रेशर गैस का ज्यादा था, बाहर कम था, तो वो अपने आप बाहर की तरफ आएगी, है ना। बट अगर आपको जहां पार्शियल प्रेशर कम है वहां से ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे गैस को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये चीज अपने आप से होगी इफ इट इज डिफ्यूजन। बट एक्चुअल में क्या होता है, हमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हम चाहते हैं कि ये डिफरेंस मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मींस व्हिच रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, तो हमें पता है कि सोडियम की कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर भी बाहर की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। ठीक है, बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, आना बाहर से अंदर चाहिए था, बट अभी भी हम इसकी कंसेंट्रेशन, ताकि इसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा, धीरे धीरे सोडियम आयंस बाहर ज्यादा है, इफ दे कीप ऑन एंटरिंग इनसाइड द सेल, है ना, वन स्टेज विल कम व्हेन द कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल दैट विल बी सेम, और फिर सिग्नल्स का कंडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, समझ गए हो? तो वो कंसेंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए, तभी कंडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है सोडियम आयंस की, फिर भी इसको बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे, और पोटेशियम की कंसेंट्रेशन बाहर कम है, फिर भी इसको इनसाइड द सेल वी विल शिफ्ट। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी लगती है, बॉडी के अंदर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी। ठीक है, तो इस कंडक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होगा? एटीपी विल बी यूज्ड। ठीक है, और जो एंजाइम ये काम करवाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, उस एंजाइम का नाम एटीपीएस। ठीक है, समझ गए? इसी से नर्व कंडक्शन स्टार्ट होगी। अब बस हमें ये देखना है कि कितने सोडियम आयंस अंदर जाते हैं जब एक एटीपी, एक एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एटीपी इज यूज्ड, देन हाउ मेनी सोडियम मूव आउट ऑफ द सेल एंड हाउ मेनी पोटेशियम एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लो। Write down active transportation of sodium and potassium. Sodium and potassium ions are the only alkali metals. Sodium and potassium ions are the only alkali metals which are involved in transportation of, which are involved in conduction of nerve impulses. They are involved in conduction of nerve impulses. These nerve impulses or signals can be transported, can be conducted only by maintaining the concentration gradient
across the cell membrane by maintaining the concentration gradient across the cell membrane. तो ये पॉइंट क्लियर है ना? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है इन बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड. ओके, for maintaining the concentration gradient, active transportation of the sodium and potassium ions is necessary. ATP is used, next point, ATP is used to carry out the nerve impulse conduction. ATP is used to carry out the nerve impulse conduction with the help of enzyme ATPase. With the help of enzyme ATPase. क्लियर हो गया? अब हमारे पास ये रिएक्शन लिख लो. अगर हमारे पास एक एटीपी यूज होता है, 3 सोडियम इनसाइड प्लस 2 पोटेशियम प्रेजेंट आउटसाइड. ठीक है, क्या था हमारे पास? सोडियम की कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल इज मोर, इट विल मूव आउटसाइड द सेल. तो सोडियम इनसाइड से कहां जाएगा? आउटसाइड. जब 3 सोडियम अंदर सेल के अंदर से जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे, उस टाइम पे 2 पोटेशियम जो बाहर थे वो कहां जाएंगे? इनसाइड. ठीक है, दिस रिएक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी. समझ रहे हो? तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा 3 सोडियम को अंदर से बाहर लेके जाने में एंड टू मूव आउट 2 पोटेशियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. ओके, दैट्स ऑल. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है. बस एक और चीज, आइनोफोर्स लिख लो. देखो यहाँ पे ना हमारे पास चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे. यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से ये एंटर करते हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं आइनोफोर्स. दीज आर आइनोफोर्स. ठीक है, इनका नाम लिख लो. नॉन एक्टिन एंटाअमाइड, वेलिनोमाइसिन, इनिएक्टिन ए. ठीक है, ये 4 नाम याद रखना आइनोफोर्स. ये भी लिख लो. इफ द कंसेंट, इसको लिख लो आइनोफोर्स. असाइनमेंट्स में डाउट्स है? सबने सॉल्व कर ली दोनों असाइनमेंट कंप्लीट? एवरीवन नहीं की? अभी लेनी है. आपका फर्स्ट डे है ना? आप पहले ऑफलाइन में ट्रेनिंग करते थे? ऑनलाइन में करते थे? और बाकी सबने कर लिए असाइनमेंट्स ऑनलाइन? बाकी स्टूडेंट्स ने कर लिए? यस मैम, थोड़ी रह रही है मैम. ऐसे करो, कल तक सबके असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए पहली. और जो आपको 2 असाइनमेंट्स मिली है बायो और ऑर्गेनिक की, वो दोनों असाइनमेंट्स आपकी कल तक कंप्लीट होनी चाहिए. जिनकी नहीं हुई है वो मेक श्योर कल तक हो जाए, बिकॉज कल फिर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्लास में डिस्कस होगी. उसके बाद जिनके डाउट्स रह जाएंगे वो पर्सनली मेरे से पूछ लेना. ठीक है, तो कल हम डिस्कस कर लेंगे. अभी फिर हम ओएमसी स्टार्ट करेंगे. ओके, बट मेक श्योर कि 2 असाइनमेंट बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. मतलब इफ यू विल सिट ना तो हाफ आवर में कंप्लीट हो जाएगी. डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सारे ऑलमोस्ट. हुए क्वेश्चन सॉल्व है नहीं? कैसे हो रहे? डन, नोट कर लिया. लास्ट पॉइंट लिखो. इफ द कंसंट्रेशन
if the concentration of sodium and potassium, if the concentration of sodium and potassium becomes equal inside and outside the cell, becomes equal inside and outside the cell, then cell potential will become zero. Then cell potential will become zero and the cell will stop working. And the cell will stop working. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है सबने? ऐसे देखा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, आपके पास दो बीकर होते हैं ऐसे, एक में आप एनोड ड्रॉ करते हो, लेफ्ट साइड पे कैथोड होता है, दोनों को आप कनेक्ट करते हो, है ना? फिर यहाँ से क्या होता है, करंट पास करता है। वो करंट क्यों पास करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्यों होता है? जब तक आप यहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा, सेल पोटेंशियल, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा ना। तो वो जो नर्व इम्पल्सेस है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही है। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि एज दी पोटेंशियल, आप सॉल्ट ब्रिज यूज करते हो ना, ताकि वो आपके पास क्या रहे, पोटेंशियल मेंटेन रहे उसका। जैसे ही पोटेंशियल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो करंट भी फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जैसे वहां पोटेंशियल जीरो होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो हुआ तो नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो राइट डाउन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में सबसे पहले जो इसका नाम ही है ऑर्गेनोमेटालिक्स, उसमें हमें क्या नजर आ रहे हैं, दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनो मीन्स समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद कार्बन एंड मेटालिक मीन्स समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद मेटल्स। तो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनता है मेटल के साथ, डायरेक्ट, है ना? कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिगनेट रिएजेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या होता है? RMgx, है ना? तो RMgx, इसकी कोई एग्जांपल CH3MgBr। तो इसमें क्या होगा, इसका डायरेक्ट बॉन्ड। तो कार्बन का किसी भी मेटल के साथ जब डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स काफी हद तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिलते भी हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं आयरन हेक्सा कार्बोनिल, तो इसमें आयरन क्या हो गया, सेंट्रल मेटल। कार्बोनिल कैसे बिहेव कर रहा है, एज लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहा है ना? तो कार्बन इसमें क्या है, क्योंकि आयरन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ है, कार्बोनिल के साथ, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ना पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में। जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हो, बट काफी हद तक हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसे ही होते हैं। ठीक है, डिफरेंस दोनों में कहाँ पे आता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें आप पढ़ते हो ना कि वहां पे हाई स्पिन भी होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल के लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, बट जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। दे आर ऑलवेज, अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसे हैं, देन दे आर ऑलवेज and always low spin complexes. Why low spin complexes? Low spin complex कब बनता है, जब यहाँ पे जो लिगेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, है ना? तो जब भी हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स की बात आती है, वहां पे लिगेंड्स ऐसे होते हैं विच आर स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो उसकी वजह से जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमेशा कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको एक बार डिफाइन करो। Organometallic compounds are those compounds which have at least one metal carbon bond. Which have at least one metal carbon bond. Exception
Wilkinson's catalyst. Exception is Wilkinson's catalyst. एक्सेप्शन मतलब फिर क्या हो गया? ये हमने बोला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सारे वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड होना ही होना चाहिए। पर विल्किंसंस कैटलिस्ट को हम मानते हैं कि ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, पर इसमें कोई भी मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता। विल्किंसंस कैटलिस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? रोडियम। पता है किसी को Wilkinson's catalyst? This is Wilkinson's catalyst, a square planar complex of metal rhodium, ठीक है, tris triphenyl phosphine, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है, क्लोरो tris triphenyl phosphine rhodium in +1 oxidation state, okay? नहीं है ना कोई यहाँ पे रोडियम का कार्बन के साथ बॉन्ड? तो इसको हम क्यों यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के तौर पे? उसका एक रीजन है कि उसका रीजन आता है इसके फंक्शन से। जो इसका फंक्शन है दैट इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। ये क्या करता है? एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन्स में। यही होती है हाइड्रोजनेशन। इफ यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये किसको इसमें इधर भी हाइड्रोजन ऐड कर देगा, दैट मींस हाइड्रोजन तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। तो बेसिकली विल्किंसंस कैटलिस्ट क्या है? ये कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? R CH2 CH3, ठीक है। तो जब ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब कैटलिस्ट के काम करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, है ना। जब ये कैटलिस्ट एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाता है तो इसमें ये इन्वॉल्व होता है इस तरह से कि सबसे पहले जो आपका विल्किंसंस कैटलिस्ट है वो एल्कीन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जब वो एल्कीन के साथ अटैच होता है इस तरह से अटैच होगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाना CH3 कार्बन है तो इस तरह से ये 3 कार्बन हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, जिसके बाद आपके पास कुछ ये स्टेज बनेगा, ये सारे बॉन्ड से CH2 CH3 3 कार्बन है, एल्केन बनानी है ना उसे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें रोडियम का कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है। तो ये तो एक ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स हुआ, है ना। तो इस वजह से जो हमारे पास विल्किंसंस कैटलिस्ट है उसका मैकेनिज्म इस तरह का है जिसमें रोडियम का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। इस वजह से उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में ही स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। Write down organometallic compounds. Organometallic compounds differ from the coordination compounds. Differ from the coordination compounds as they only form low spin complexes. As they only form low spin complexes. Next लिखो examples of examples of organometallic compounds. Examples of organometallic compounds. सबसे पहले लिख लो Grignard reagent. Grignard reagent. Next लिखो Wilkinson's catalyst. Vasca's complex. Vasca's complex. Next लिखो vitamin B12. विटामिन B12, ठीक है।
विटामिन B12 का फॉर्मूला बताना क्या था? मिथाइल कोबालामाइन, याद है? यही था ना, कोबाल्ट पैराल रिंग्स के साथ कनेक्टेड था, ऊपर उसके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है कोबाल्ट के साथ, तो वो भी क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट इज द ओनली नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक्स, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक्स। इसकी जो बॉन्डिंग है, इसकी जो बॉन्डिंग है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ वास्कास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वास्कास कॉम्प्लेक्स ये होता है जिसमें सेंट्रल एलिमेंट आपका इरिडियम हो जाएगा, कोबाल्ट फैमिली में होता है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, ठीक है। और साथ में उसके लिगेंड्स कौन से हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन 2, कार्बोनिल और क्लोरीन। हमें इनकी बॉन्डिंग समझनी है, दैट मींस जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आप उसमें देखते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, है ना, तो उसकी शेप कैसी होगी, उस तरह से हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बताओ इरिडियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? हाँ, कोबाल्ट फैमिली को बिलोंग करता है, कोबाल्ट इज 3d7 4s2, तो ये क्या हो जाएगा 5d7 6s2, है ना। तो अब हमने क्या बोला कि ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जो कार्बोनिल लिगेंड है दैट इज अ वेरी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट्स दे आर आल्सो वेरी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स, बट जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड है। ज्यादा हमारे पास कैसे हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट है। और अब कोऑर्डिनेशन जब पढ़ोगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि जो 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनका कभी हाई स्पिन बनता ही नहीं है, चाहे लिगेंड कितना भी वीक क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हम कोऑर्डिनेशन में करेंगे अभी। इरिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो लो स्पिन का मतलब क्या होगा, जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स है पेयरिंग होती है लो स्पिन में, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, d ऑर्बिटल्स में ही एंटर हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी लो स्पिन होने की वजह से 5d 9 6s 0। तो 5d 9 और ऑर्बिटल्स अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करें तो ये हो जाएगा, दिस इज 6s, देन यू हैव 6p एंड देन यू हैव 6d, होगा ना। एक बार अगर यहाँ पे हम 6s लिख रहे हैं तो अगर एक बार क्वांटम नंबर 6 लिख दिया, बताया था ना पीरियोडिसिटी में, तो उसमें 6p भी प्रेजेंट होगा, 6d भी प्रेजेंट होगा, 6f भी होगा, बट ऑल ऑफ देम दे आर weighted. Once you start with 6 then means it means कि उसमें 6 subshells होंगी, s p d f g h this way, okay. Now what we have, ligands, iridium के इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए। अब लिगेंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 लिगेंड्स हैं, एक इनमें से है क्लोरीन, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, तो अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मींस 3 लोन पेयर एंड 1 विल बी द ऑड इलेक्ट्रॉन, राइट। और कार्बोनिल कैसा होता है, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस पे कार्बन पे भी लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा, पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। ये पता है क्यों, या नेगेटिव क्यों किया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यूजुअली आउटर मोस्ट 4, है ना, अभी कितने हैं इसके पास 1 2 3 4 5, तो एक ज्यादा है तो -1 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के पास यूजुअली कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी कितने हैं 1 2 3 4 5, 6 से एक कम, इलेक्ट्रॉन कम है, माइनस चार्ज कम तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो अब कार्बोनिल में डोनर एटम कौन सा होता है, हमेशा कार्बन, ठीक है। तो ये यहाँ से अटैच होगा इस तरह से मेटल के साथ। तो दैट मींस क्लोरीन क्या है, उसके पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन है और फिर लोन पेयर, और कार्बोनिल के पास सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट है। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट क्या होगा, फास्फोरस के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं फिनाइल के साथ, है ना, इसके बाद इसके ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे लोन पेयर बचेगा, तो इसका मतलब ये अगर मेटल के साथ अटैच होगा तो इस साइड से अटैच होगा, है ना, इसके पास भी सिर्फ लोन पेयर ही प्रेजेंट है। तो 3 तरह के हमारे पास लिगेंड्स हैं, उनमें से क्लोरीन ऐसा एक लिगेंड है जिसके पास ऑड भी है और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जब भी ऐसा कोई लिगेंड आता है वो सबसे पहला बॉन्ड, क्योंकि ये तो मेटल के साथ ऐसे भी अटैच हो सकता है ना, और या फिर ये मेटल के साथ, हाँ जी मैम ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना इस पे लाइट पड़ रही है तो विजिबल नहीं हो रहा।
कार्बोनिल वाला? यस मैम, और ये पीएच वाला भी मैम। ये देखो यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड ये है, इसमें कार्बन पे लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा, कार्बन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन में हमारे पास ये हो जाएगी यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। तो कार्बन में हमेशा डोनर एटम कौन सा होता है? मेटल। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 होते हैं यूजुअली, अभी क्या है 4 से एक ज्यादा है इसलिए चार्ज माइनस आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यूजुअली कितने होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहाँ पे 6 से एक कम है ना, तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। स्वर ने क्लियर है अभी? यस मैम। नोट कर लिया आप लोगों ने? मैम आपके लिए रजनी। देखो अब क्लोरीन हमारे पास ऐसा लिगेंड है जिसके पास ऑड भी है और इवन इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। कोई भी ऐसा लिगेंड हो जिसके पास ऑड भी है और इवन नंबर भी है इलेक्ट्रॉन्स का, वो पहला बॉन्ड जब भी मेटल के साथ बनाएगा तो हमेशा वो अपना ऑड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब तक उसके पास ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयर नहीं हो पा रहे मेटल के साथ, तब तक वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज ट्रांजिशन, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। पहला बॉन्ड कैसे बनेगा मेटल के साथ? इस तरह से। मेटल ट्रांजिशन मेटल्स जो है दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज दे हैव 3 काइंड्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल कौन से हैं? कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिटल कैसी है? इट इज हैविंग हाफ फिल्ड। एंड ये ऑर्बिटल कैसी है? वेटेड। तो तीनों टाइप के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो उसने क्या करना है? बॉन्ड बनाना है मेटल के साथ। ऑड इलेक्ट्रॉन को शेयर वो तभी कर सकता है जब इरिडियम के पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। ताकि यहाँ पे बॉन्ड तभी बनेगा ना जब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे? यू हैव 2 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन लिगेंड्स, दे आर द लोन पेयर डोनर्स, एंड यू हैव कार्बोनिल लिगेंड। इनके पास सबके पास क्या है? लोन पेयर। तो ये क्या करेंगे? इसके वेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो this is your covalent bond, these are the coordinate bonds, but once the bond is formed then there is no difference in between covalent and coordinate. Hybridization क्या आ जाएगी इस केस में आपके पास? ये हो जाएगी ना DsP2, है ना। तो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन में DsP2 है। Done? Next, liquid topic, classification of organometallic compounds. Classification of organometallic compounds. देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कि इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेटल आप एस ब्लॉक का भी ले सकते हो, मेटल आप पी ब्लॉक का भी ले सकते हो, डी ब्लॉक का भी ले सकते हो और
एफ ब्लॉक का भी ले सकते हो। तो उसी के हिसाब से हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को 4 क्लासेस में आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये हमारे पास एस, जिसमें एस ब्लॉक का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा उसको एस ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक, जिसमें एस ब्लॉक का मेटल होगा दैट विल बी एस ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसकी 4 क्लासेस लिख लो। सबसे पहले एस ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, देन यू हैव पी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बेसिकली इनको हम इकट्ठे ही पढ़ते हैं इन द टर्म मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक्स, ठीक है। तो दीज आर योर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक्स, ठीक है। और एक हमारे पास आता है एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। First of all, we will study about main group organometallic compounds. Main group organometallics में क्या हो जाएगा, metal will be present from S और P block. ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैकोडाइल ऑक्साइड, कैकोडाइल ऑक्साइड CaCODyl, कैकोडाइल ऑक्साइड, और it is also called as malodorous oxide. ठीक है। इसका हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेटल हमारे पास आर्सेनिक का प्रेजेंट होता है और आर्सेनिक के बॉन्ड्स बनते हैं मिथाइल के साथ। तो हो गया ना ये ऑर्गेनोमेटालिक, आर्सेनिक का कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। कैकोडाइल ऑक्साइड एग्जांपल क्यों दिया है, आपने याद रखना है कि दिस इज द फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड टू बी फॉर्म। सारे लैब के अंदर ही सिंथेसाइज हुए हैं, पर सबसे पहले जो था वो ये बनाया गया था। ठीक है। तो एक एग्जांपल इसका कैकोडाइल ऑक्साइड है, दूसरा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स, उसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहाँ है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और एग्जांपल्स इसके हमारे पास है जो कि बेसिकली यही है हमारे पास ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, जैसे आपने ग्रिग्नर्ड रिएजेंट सिर्फ यही है RMgX, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई और R ग्रुप के साथ S ब्लॉक का बॉन्ड बना दूं RLi, ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज नॉट ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट इज ओनली RMgX, जिसका फॉर्मूला ये होगा उसी को ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो RLi या टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ लिथियम कनेक्टेड है दिस वे, ठीक है। These are all alkylating agents. Reagents में पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक में। और इसका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, सुना है ये नाम तो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल, एक और इसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है ना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। कहाँ यूज होता है ये, ऑलिफिन्स की पॉलीमराइजेशन, ठीक है। एल्कीन्स को पॉलीमराइज करने के लिए लिख लो फंक्शन इसका, इट इज यूज्ड फॉर ऑलिफिन पॉलीमराइजेशन, ठीक है।
olefin polymerization. हेट्रोजीनस कैटालिसिस और होमोजेनस कैटालिसिस क्या होती है? होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब जहां पे रिएक्टेंट आप जो उसमें रिएजेंट यूज कर रहे हो, जो भी आप उसमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हो और जो भी उसका प्रोडक्ट बन रहा है, सारे के सारे एक ही फेज में प्रेजेंट है। या तो सारे गैस होने चाहिए, या सारे सॉलिड हो, या सारे लिक्विड हो, तो वो हो जाएगा आपका होमोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होती है? जिनमें आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट और कैटलिस्ट सारे एक फेज में ही होने चाहिए। कोई भी एक उसमें से अगर डिफरेंट फेज में हो गया तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, तो जैसे हम एक बाद में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में एक पूरा टॉपिक है आपका कैटालिसिस। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, और ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, जब भी जिनको भी आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हो, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट हमने किया था, ये सारे होमोजीनस कैटालिसिस करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास सारे रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक एवरीथिंग इज इन सेम फेज। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, और वो है जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। सिर्फ यही क्या करता है? हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, तो इसको लिख लो, it undergoes heterogeneous catalysis. It undergoes heterogeneous catalysis. नेक्स्ट लिखो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। यही हमारे सिलेबस में वैसे तो, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में क्लासिफिकेशन करवा दी है मैंने आपको, पर एस ब्लॉक का हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ने। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल लिखो इसका, जियस सॉल्ट। जियस सॉल्ट, जियस सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सेंटर में प्लैटिनम प्रेजेंट होगा, जैसे वास्फास कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, वैसे ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। 3 इसमें क्लोरीन लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और एक इसमें इथीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, और साथ में बाहर चार्ज नेगेटिव, तो दैट इज योर जियस सॉल्ट। नेक्स्ट लिखो गिलमैन्स रिएजेंट। इसका फॉर्मूला होता है R2CuLi। इसमें R का कॉपर के साथ डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है, एक हमारे पास होता है कॉलमैन्स रिएजेंट। ये सारी एग्जांपल्स याद रखनी है। ठीक है, कॉलमैन्स रिएजेंट इज, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आयरन का, जिसमें लिगेंड्स हमारे पास कार्बोनिल प्रेजेंट होंगे। और बाकी आपने करे ही अभी वास्तास कॉम्प्लेक्स। वास्तास कॉम्प्लेक्स में मेटल इरिडियम है ना। विल्किंसन कैटलिस्ट में मेटल कौन सा था? रोहोडियम। ठीक है, तो ये भी इसके एग्जांपल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, इसको आप लिख लेना, इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये था इरिडियम PPH3 ट्वाइस कार्बोनिल क्लोरीन। कल आपको ये सारे कॉम्प्लेक्सेस टिप्स पे याद होने चाहिए कि कौन सा क्या, किस कॉम्प्लेक्स का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, और एक हमारे पास होता है फेरोसीन। फेरोसीन में आयरन के साथ साइक्लोपेंटाडाइनाइड रिंग्स होती है। ठीक है, ये सीपी लिगेंड कौन सा है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे लिख लो। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट लिखो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। एग्जांपल यूरानोसीन। एग्जांपल यूरानोसीन। यूरानो comes from the word uranium. यूरेनियम क्या है? एक F block element. It is a
फ्लैविनोइड, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें यूरेनियम का बॉन्ड बनता है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइड लिगेंड के साथ, ठीक है। इस तरह से आपने बेंजीन देखा है ना सब में, बेंजीन में क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, वो ऐसी होती है ना 6 मेंबर्ड रिंग, और उसमें डबल बॉन्ड्स कितने होते हैं, 3। बिल्कुल वैसे ही ये क्या है हमारे पास, इट इज बेसिकली 8 मेंबर्ड रिंग व्हिच कंटेन्स हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स। तो ये कॉन्जुगेशन में होती है बेंजीन, तो आप अंदर सर्कल ड्रॉ करते हो, वैसे इसमें 4 डबल बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेशन है, तो वैसे उधर ड्रॉ किया हुआ है, चाहे 4 बॉन्ड दिखा लो या सर्कल ड्रॉ कर लो अंदर, ठीक है। तो इसका नाम हमारे पास क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल लिगेंड। नाम क्लियर हो गया ना, साइक्लो कम्स फ्रॉम द वर्ड साइक्लिक, ऑक्टा मींस 8 मेंबर, टेट्रा इन मींस 4 डबल बॉन्ड्स होंगे इसमें, ठीक है। डन। नेक्स्ट लिखो हैप्टिसिटी। तो ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गई है, इसके बाद टॉपिक का नाम लिखो हैप्टिसिटी। देखो हैप्टिसिटी क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लो मेरे पास एलाइल लिगेंड, एलाइल क्या होता है, एलाइल मींस डबल बॉन्ड के साथ वाली पोजीशन को एलाइल पोजीशन बोलते हो ना। तो जैसे मान लो आपके पास ये डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH, देन यू हैव CH2। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड्स हो गए। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। उसके बाद इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो आपके पास कोई मेटल प्रेजेंट है व्हिच इज अ ट्रांजिशन मेटल। नाउ ट्रांजिशन मेटल आई टोल्ड यू इट हैज odd electrons also, filled electrons also, filled orbitals also and as well as vacant orbitals also, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास अब ये आपका ट्रांसेंडरल मेटल हो गया और ये हमारे पास लिगेंड हो गया। मेटल और लिगेंड का बॉन्ड सबसे पहले कैसे बनेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जब भी लिगेंड के पास ऐसा एटम हो जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले तो वो उसको पेयर करवाएगा, तो यहाँ इस साइड से इधर से बॉन्ड बन जाएगा। अब हैप्टिसिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो आपका ओवरऑल लिगेंड है उसके कितने एटम्स डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पूरे लिगेंड का सिर्फ एक एटम जो है हमारे पास दैट इज कार्बन, वही डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, हैप्टिसिटी को साइन देते हैं थीटा, ठीक है। इसकी हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 1। तो बेसिकली हैप्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और लिगेंड। लिगेंड की डिफाइन कर रहे हैं ना हम कि लिगेंड के कितने एटम्स मेटल के साथ अटैच होंगे, तो फिर इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है, लिगेंड, ठीक है। तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। अगर इस सिचुएशन में मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं हमें, है ना। लेट्स सपोज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कि अब ये जो आपके 5 बॉन्ड्स हैं ये भी बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। मेटल के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड अनपेड ऑर्बिटल। तो ये तो इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा, ये वाला कार्बन तो अटैच्ड है ही है मेटल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, यू हैव 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो लोन पेयर हो गया या जिसको आप रेडिकल बोल लो, नॉट रेडिकल, बेसिकली लोन पेयर और रेडिकल को मैं एक क्लास में क्यों रख रही हूँ
क्योंकि वो दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट नहीं होते, है ना, दे आर लोकलाइज्ड ऑन ओनली वन एटम, लोन पेयर या रेडिकल, फिर उसके बाद आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स और फिर आते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने जीओसी नहीं पढ़ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ोगे कि सबसे ज्यादा आसान क्या होता है किसी भी स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। तो अगर किसी स्पीशीज के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, लोन पेयर भी और रेडिकल भी है, तो सबसे ज्यादा आसान होगा लोन पेयर और रेडिकल को डोनेट करना। क्यों? क्योंकि वो लूजली हेल्ड है ना, लूजली हेल्ड क्यों है? क्योंकि एक ही एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, दो एटम्स के न्यूक्लियस में तो उसको पकड़ के नहीं रखा हुआ। सबसे ज्यादा आसान क्या होगा? लोन पेयर को डोनेट करना। उसके बाद पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जस्ट बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या होगा? हमारे पास वीक बॉन्ड बनेगा, और अगर बॉन्ड वीक है तो उसके भी इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली डोनेट कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने आसान होते हैं, एंड लास्ट पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स, तो उनको डोनेट करना मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि हम उसको भी डोनेट नहीं कर सकते। कभी कभी आप ऐसी बॉन्डिंग देखोगे ओएमसी में, यू हैव हाइड्रोजन, अब इसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास तो है ही सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके पास सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स कभी डोनेट करने पड़े तो वो ऑब्वियसली सिर्फ सिग्मा के ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज अमोनिया की अगर मैं बात करूं, अमोनिया पे लोन पेयर भी है ना, और उसके पास हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स भी बने हुए हैं, तो उसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसके पास लोन पेयर भी है। अगर उसको मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़े तो वो कौन से करेगा? लोन पेयर। तो सबसे अगर तीनों प्रेजेंट है, लोन पेयर भी है, पाई भी और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो सबसे ज्यादा इजीली कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं? लोन पेयर, तो प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। बट अगर नहीं है फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और लास्ट पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इकट्ठा लिख लेना सारा, अभी समझ लो यहाँ पे हैप्टिसिटी कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसने अपना रेडिकल तो शेयर कर दिया, पर अब वो क्या कर रहा है? अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन का था? इस कार्बन का, तो हम कहेंगे ये कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल के साथ, ठीक है। समझ रहे हो? एट द एंड तो इलेक्ट्रॉन ही जाना ना, ऐसा तो नहीं ना कार्बन का बॉन्ड ऐसे मेटल से क्यों बन रहा था? क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया। तो इस केस में भी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कार्बन का है वो चेक करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है तो हम बोलेंगे इस कार्बन का इस मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन का? इस कार्बन का, तो वी विल से दिस कार्बन इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर मेटल एटम। तो हमारे पास कितने एटम्स हो गए जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो हम बोलेंगे इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 3। तो व्हाट इज हैप्टिसिटी? हाउ मेनी नंबर ऑफ atoms of a ligand are directly connected with the metal, ठीक है। अगर इस तरह से हो जाए, लेट्स सपोज यू हैव दिस रिंग, ये लिगेंड कौन सा हमारे पास? साइक्लोब्यूटाडाइईन, है ना। अगर मैं बोलूं यहाँ से भी ये मेटल के साथ कनेक्टेड है और ये भी मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों एटम्स कितने हो जाएंगे? हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। बेंजीन रिंग में सारे बॉन्ड्स कनेक्टेड है तो हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 6। अमोनिया में हैप्टिसिटी कितनी होगी? 1। वहां पे इलेक्ट्रॉन तो 2 देगा वो, पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। हमें तो ये देखना है कि कितने एटम्स कनेक्टेड हैं, है ना। वी हैव टू चेक दैट, वी डू नॉट हैव टू चेक इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू चेक हाउ मेनी एटम्स आर कनेक्टेड, ठीक है। क्लोरीन की हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। कार्बोनिल की 1। समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो लिखो इसको, पहले एक बार ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर मैं लिखवाती हूँ। एक सेकंड।
कर ले नोट सबने। देखो hapticity is a property of ligand. It is represented by the symbol eta. Eta की spelling ETA. It is represented by the symbol eta. Bracket में sign भी डालो उसका. It is defined as रख कर दो ना, कर लिया लोग सबने. It is defined as number of donor atoms. It is defined as number of donor atoms of a particular ligand directly attached to the metal. देखो अगर आपको इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिले तो इसको आपने पढ़ना कैसे है. X क्या हो जाएगा इसका? Hapticity. एक्चुअल में X क्या है? नंबर ऑफ डोनर एटम. So X is the number of donor atoms of ligand L which is directly attached to the metal. So X is the number of donor atoms. X is the number of donor atoms of the ligand L directly attached to the metal. ओके अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था अलाइन लिगेंड ये है हमारे पास CH2 ये मेटल के साथ. अभी इसमें क्या लिख रहे हैं हमें? एप्टिसिटी कितनी है? 1 है ना. अगर इस तरह से अटैच्ड है डबल बॉन्ड CH2 दोनों साइड से अटैच्ड है तो एप्टिसिटी हो जाएगी हमारे पास 3. कैसे आपको एग्जाम्पल दिखा सकता है. इट कैन बी रिटन एज मेटल eta1 अलाइन. तो आप समझ जाओगे वो किसकी बात कर रहे हैं. मेटल eta3 अलाइन. तो एक तो ये हो गया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. दूसरा कैसे दिखा सकता है? मेटल के साथ eta1 C3H5 मतलब नाम की बजाय उसका केमिकल फॉर्मूला. तो C3H5 या कैसे हो सकता है मेटल के साथ eta3 C3H5. और दूसरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीधा ड्रॉ कर लिया होगा. तो ठीक है. तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कितने हैं हैप्टिसिटी के? लिख लो इसको. वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैप्टिसिटी. 3 ways of representing hapticity. शब्द मैंने आपकी बॉडी पे छुट्टी मार दी थी ना. आपने गाना सोच लिया था कौन सा गाना? नहीं दीपिका ने गाना. दीपिका बर्थडे कब है? नवंबर. कौन सा गाना गाना था? हिमाचली है ना. कर लिया? नोट कर लिया सबने? मैंने इनको बोला था कि जिसका भी बर्थडे आएगा उस दिन गाना गाना पड़ेगा सबको एक सॉन्ग. तो प्रिपेयर करके रखना. और फिर मैंने छुट्टी मार दी शगुन के बर्थडे वाले दिन. अच्छा अभी यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है. अगर हमने eta3 अलाइन लिखा है उसको ड्रॉ करने का एक और मेथड. ठीक है. अलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड फिर यहाँ रेडिकल है. यही अलाइन या कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? इज देयर एनी कॉन्जुगेशन हियर? 6 टाइप की कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है. एक तो आपको पता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल.
एक होती है डबल बॉन्ड के साथ वाली पोजीशन पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या रेडिकल हो, उसमें भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। नेगेटिव यहाँ पे है तो हमें पता ना कॉन्जुगेशन हो सकती है इस तरह से, है ना। पॉजिटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तब भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे एक लोग खाली पड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब इधर चले जाएंगे तो फिर चार्ज यहाँ पॉजिटिव। ऐसे ही रेडिकल के केस में भी यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। कैसे? रेडिकल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर इस साइड पे चला जाए इस एटम पे और ये इस एटम पे चला जाए, बाद में क्या होगा, इस रेडिकल का और इस रेडिकल का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, रेडिकल कहाँ रह जाएगा, इस साइड पे। तो दैट मींस हियर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अटैच्ड होगा मेटल, जब कॉन्जुगेशन होगी तो मेटल कैसे अटैच्ड हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और हमारा कैसा हो सकता है, हम यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रही है और ये तीनों के तीनों एटम्स मेटल के साथ कनेक्टेड है। ईटा 3 था ना, 3 ये हमारे पास दोनों एटम्स मेटल के साथ कनेक्टेड थे, तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, तीनों एटम्स मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे, ठीक है। ऐसे ही अगर साइक्लोब्यूटाडाइकीन है तो उसको ऐसे शो कर सकते हो, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड है। या फिर इसमें कॉन्जुगेशन कैसे शो करते हैं, रिंग बना के ना, तो रिंग के अंदर से बॉन्ड लेके जा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर रिंग के अंदर से बॉन्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि रिंग में जितने भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो सारे मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। शक्ल में बातें कम करते ना आप क्लास में, है ना। शाम वाली क्लास में पता नहीं मुझे क्या होता था ना, वहां पे सारे बच्चे आ रहे थे ना पीयू वाले, तो उनको देख के मेरा बड़ा मन करता था उनसे बात करने का। और रातना भी, वो भी सारे एमएससी के एक बच्चे से मिलते थे ना, वो थके हारे इतना आते थे ना, उनकी शक्लों पे लिखा होता था कि बस मैम और नहीं, मैम और नहीं। आप लोग सुबह सुबह वाली क्लास में बहुत फ्रेश होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, वहां बातें नहीं हो सकती, तो मेरा मन बहुत करता है, तो मैं कंट्रोल करके रखती हूँ। कर लिया ड्रॉ। चलो अब हमने समझना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के ओएमसी के लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका बेस बनाएंगे ओएमसी का। इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, इट विल टेक टाइम, बट अगर आप स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो बाकी चीजें तभी समझ आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं। टॉपिक डालो, नाम लिखो, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, calculation of electron contribution by the ligands, calculation of electron contribution by the ligands। तो उसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, नंबर 1 is the neutral method and second is the ionic method। देखो यहाँ पे फॉलो होमोलिटिक क्लीवेज, फॉलो दी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब पता है ना सबको, क्या होता है, सेम क्या, हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉलो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन किसका देखना है हमें, लिगेंड्स का। जैसे मान लो आपके पास लिगेंड कौन सा है, मेटल के साथ अटैच्ड है CH3 रेडिकल, CH3 पे यहाँ पे एक रेडिकल होगा, मेटल के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय लिगेंड का मतलब लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है मेटल को फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, एक तो न्यूट्रल और एक आयनिक। न्यूट्रल मेथड में हमें कौन सा फॉलो करना है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, आप बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे, सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन मेटल के पास, एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास, तो CH3 के ऊपर रेडिकल आएगा, मतलब इस बॉन्ड फॉर्मेशन में आप देखो कि आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। सिग्मा वाले नहीं देखने, सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देखने, ठीक है।
तो आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल मेथड मिथाइल इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। हैप्टिसिटी तो 1 ही है इस केस में, क्योंकि कार्बन तो एक ही अटैच्ड है मेटल के साथ, बट इलेक्ट्रॉन डोनर कितना है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल मेथड इट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे चेक करना है आपने, पहले होमोलिटिक क्लीवेज करनी है, होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे बचते हैं, ठीक है, बॉन्ड मेटल और कार्बन के बॉन्ड के, वो उसकी क्या हो जाएगी, डोनर एबिलिटी, ठीक है, इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज मेथड फॉलो करते हैं तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होगा, एक ही साइड पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, है ना, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, कार्बन की साइड पे, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव, CH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, -1। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी, डोनर एबिलिटी। तो अब इसका मतलब मिथाइल तो यही है ना, इसमें भी मेटल के साथ एक ही कार्बन अटैच था, इसमें भी हैप्टिसिटी तो 1 ही थी, और इसमें भी कार्बन एक ही अटैच्ड है मेटल के साथ, तो इसमें भी हैप्टिसिटी कितनी है, 1 ही है। पर इसमें हम इसे बोलेंगे मिथाइल इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और वहां उसे आयनिक मेथड में क्या बोलते हैं, इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अल्टीमेटली बात तो सेम ही बनेगी। यहाँ पे अगर आप टोटल बॉन्ड देखो तो इसमें आप बोलोगे मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, है ना, और CH3 ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। वहां पे आप क्या बोलोगे कि मेटल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, CH3 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, टोटल बॉन्ड्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कितने हैं, 2, ठीक है। तो अब हमने जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक लिगेंड्स हैं, जितने भी हमारे OMC में लिगेंड्स हम पढ़ेंगे, सबका हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड करना, ठीक है। करिए नोट, लिखो कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ formal charge on the ligand, calculation of formal charge on the ligand। अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसका सिर्फ एक मेथड होता है, दैट इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। लिखो, फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय, फॉर्मल चार्ज is calculated by using heterolytic cleavage, is calculated by using heterolytic cleavage। इसको कैसे समझना है, हमें 2 एग्जांपल्स लेते हैं। एक हमारे पास CH3 अटैच्ड है मेटल के साथ, और दूसरे केस में अमोनिया अटैच्ड है मेटल के साथ। हेटेरोलिटिक क्लीवेज इस केस में कहां होगी, फ्रॉम मेटल टू कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहाँ पर भी मेटल्स है, इसी साइड जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। अब इसके बाद CH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, काउंट करो, ये वाले 3 तो इसके पास है। चार्ज पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो जाएंगे ना ये वाले, ठीक है। जब भी आपको बैलेंस चार्ज कैलकुलेट करना है, तो जैसे मान लो ये भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने, ठीक है। लोन पेयर के तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, कितने हो गए, 1 2, बॉन्ड का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 3 4 एंड 5। तो वैसे इसके पास कितने होते हैं, अभी कितने हैं स्ट्रक्चर में, सॉरी यूजुअली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 5। 4 - 5 चार्ज कितना आ जाएगा, -1। तो दैट मींस यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर। समझ गए फॉर्मूला, ज्यादा छोटा हो गया, इन द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे कितने होते हैं, 4, माइनस अभी स्ट्रक्चर में कितने हैं, 5, है ना, चार्ज कितना आ जाएगा, -1।
actual valence electrons minus valence electrons of the atom in the given structure. Of the atom in the given structure. Okay? अब आप मुझे बताओगे कि अमोनिया पे चार्ज कितना आएगा, ठीक है? फाइंड करो कितना चार्ज आएगा इस पे. मैम 0. Good. It will be 0. यहाँ पे मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे तो इसके पास लोन पेयर आ जाएगा और हमें पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस 5 होते हैं नाइट्रोजन के, अभी भी कितने हैं 5 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0. ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ज फाइंड करते हैं. तो जब हमें वो फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसके दो मेथड्स है, चार्ज फाइंड करने का सिर्फ एक ही मेथड है. ठीक है, लिखो all the alkyl ligands, alkyl ligand मतलब चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ठीक है, इस तरह से all the alkyl ligands contribute one electron in neutral method and 2 electrons in ionic method. Next point, ligands having formal charge 0 will have same electron contribution in both the methods. Example ammonia. मतलब समझ आया आपको स्टेटमेंट का? क्या लिखा हमने कि अगर तुम्हारे पास अल्काइल जैसे लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो वो तो उनका आंसर अलग अलग आएगा. न्यूट्रल में देखा था ना 1 आ रहा था और आयनिक में 2 आ रहा था, पर जितने भी लोन पेयर डोनर्स हैं, देखो दोनों में फर्क है. CH3 में और अमोनिया में क्या फर्क है? अगर CH3 मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमें पता है कार्बन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, है ना, और अगर अमोनिया बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास तो लोन पेयर है डोनेट करने के लिए. ठीक है, तो जब आप इसके साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाओगे वो इस तरह से बनेगा, और यहाँ मेटल के साथ बॉन्ड हमेशा यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होगी तो इस तरह से बनेगा. ठीक है, तो एक्चुअल में आयनिक मेथड में हम क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर डोनेट कर देते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 हो जाती है ना. पर इस केस में अगर हम यहाँ क्लीवेज करते हैं अभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसमें आप होमोलिटिक क्लीवेज फॉलो नहीं करोगे. समझ रहे हो? इसका आंसर आपने दोनों में, न्यूट्रल भी हो चाहे कौन सा हो, हमारे पास आयनिक मेथड, जहां पे भी आपको दिखे कि ये वाला लिगेंड तो ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर के साथ मेटल को बॉन्ड बनाएगा, तो उसका आपने याद रखना है. वहां न्यूट्रल मेथड में भी एक्सेप्शन आएगा कि होमोलिटिक क्लीवेज फॉलो नहीं करना, उसका न्यूट्रल मेथड में भी आंसर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएगा. मतलब ये आपको चीज याद रखनी है. ठीक है, अदरवाइज तो ऐसे करोगे ना, मेटल के साथ अमोनिया का बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो हम बोलेंगे अमोनिया इज अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर. बट उस केस में आपने क्या करना है, चाहे वो मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो, न्यूट्रल मेथड फॉलो कर रहे हो, आपको याद रखना है लिगेंड कैसा है. अगर लिगेंड लोन पेयर डोनर है तो आपने उसको उस मेथड में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही बोलना है. समझ रहे हो? ये रूल्स है OMC के, लिगेंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो ये एज पर कन्वेंशन आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे. क्लियर है?
और लिगेंड अगर मैं बात करूं अमोनिया लोन पेयर डोनर है, वाटर क्या लोन पेयर डोनर बन सकता है? यस है ना, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे वाटर पे लोन पेयर है। एसिटोनाइट्राइल क्या होता है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये लोन पेयर डोनर है? यस और नो? यस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लोन पेयर डोनर हो सकता है, फास्फोरस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, क्या लोन पेयर डोनर है? यस, इसमें और नहीं बचा ना इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज आने से पेयरिंग होगी, सारी लोन पेयर है, तो दिस इज आल्सो अ लोन पेयर डोनर। ऑल ऑफ दीज आर टू इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वेदर इट इज न्यूट्रल मेथड, वेदर इट इज आयनिक मेथड। ठीक है, क्लियर हो? चलो, अब हमने सीख लिया चार्ज कैसे फाइंड करना है और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। अब मैं लिगेंड्स ड्रॉ कर रही हूँ, आपने उस पे चार्ज और उसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन चेक करना है क्या होगा। पहला तो ये बनेगा बाकी आपको मेटल के साथ CH3 अटैच्ड है। दूसरा केस में हमारे पास मेटल के दो बॉन्ड्स कार्बन के साथ बनेंगे, मेटल CH2 के साथ अटैच्ड है। तीसरे केस में मेटल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, इस तरह से। सारे काइल जैसा ही सिस्टम है हमारा, है ना? ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 2 ही जाएंगे ना बॉन्डिंग में, 2 बच जाएंगे वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, और यहाँ पे 3 यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, तो और ये सारे सिस्टम कैसे हैं? अमोनिया जैसा कोई भी नहीं है यहाँ पे, इस पे लोन पेयर कहीं पे भी नहीं है। एक बार यहाँ पे देखो, कार्बन के केस में हमें ऐसा लग सकता है कि CH2 का मतलब यहाँ पे लोन पेयर होगा, है या नहीं? यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। अमोनिया के 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो लोन पेयर है। कार्बन के केस में क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, तो दे आर अनपेयर्ड। इट इज 2s2 2p2। तो जब उसको 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं तो आप कैसे करते हो? 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हो ना 2p में, तो जब वो 2 बॉन्ड्स बना भी लेगा तो उसके बाद भी जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो कहाँ होंगे? अलग अलग ऑर्बिटल्स में। पर अमोनिया के केस में क्या होता है, अमोनिया जब 3 बॉन्ड्स बना लेता है उसके बाद उसके पास यहाँ पे लोन पेयर बचता है, तो वो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होते हैं, इसलिए तो अलग अलग है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर डोनर नहीं है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में। तो ये सारा सिस्टम अल्काइल जैसा ही है, इट इज नॉट लाइक अमोनिया। समझ रहे हो ना? कहीं पे डाउट है तो पूछ लेना, आप इसका फाइंड करो। सबसे पहले हर केस में इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे क्या आएगा। शुभम डाउट है कोई? नो मैम, कैसे लग गया था? क्या आएगी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन फर्स्ट केस में? 4 मैम। हाँ,
न्यूट्रल में बताना मुझे, ठीक है। न्यूट्रल में बताओ पहले क्या आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और आयनिक में इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 2 हियर 4, चारों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1, यहाँ -2, यहाँ -, क्लियर है, दोनों मेथड्स क्लियर है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है उसके लिए न्यूट्रल आयनिक दोनों मेथड्स फॉलो होते हैं, फॉर्मल चार्ज के लिए सिर्फ एक मेथड फॉलो, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर कल करते हैं, और कल बायो इनऑर्गेनिक असाइनमेंट्स जिसकी नहीं हुई है कंप्लीट करके रखना, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसी को डाउट है? मैम एक बार रिपीट करिए, ये डबल बॉन्ड की ब्रेकेज क्या है? ये देखो ना, यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल मेथड का हमने क्या बोला, हमें मान लो निकालनी है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक से भी हो सकता है। न्यूट्रल से कैसे होगा, आपको उसके लिए होमोलिटिक क्लीवेज करना पड़ेगा। होमोलिटिक क्लीवेज करोगे तो सेंटर से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ब्रेकेज करने के बाद उस पे एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 आए तो उसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमें आयनिक में आंसर निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हेटेरोलिटिक क्लीवेज मेथड फॉलो करेंगे। और हेटेरोलिटिक का मतलब क्या हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी तरफ सारे बॉन्ड्स चले जाएंगे, तो ये सारे बॉन्ड्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स किस पे चले गए, कार्बन पे। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज करने के बाद कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। तो ये 4 आ गया ना यहाँ पे, तो दिस इज 4, ठीक है। यस मैम। आपको डाउट है किसी में? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कल बायो ऑर्गेनिक करके रखना, पहले असाइनमेंट की डिस्कशन होगी फिर इसकी, ठीक है, ओएमसी।